हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, फाइनली आपने अपना हिस्ट्री का आंसर की मिला दिए होंगे। अब हम लोग प्यारे बच्चों हिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं और पता करते हैं कि लेवल कैसा है, कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, आपको पता चल जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। और कुछ कुछ बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम नहीं भी हुआ है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि बिहार है भाई, कुछ भी हो सकता है। कहीं पर एग्जाम है ना, शेड्यूल कुछ है, कहीं का कुछ है, कहीं पर फ्राइडे को छुट्टी होती है, कहीं पर स्कूल संडे को छुट्टी होती है। तो ये सब के कारण कहीं पर एग्जाम हो चुका है, कहीं पर नहीं हुआ है। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो उन लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, अपना टेस्ट के रूप में इसको देखना है। और जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है वो अपना मिला लीजिए, है कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। हिस्ट्री का आपको पता ही होगा, ये आपका हिस्ट्री का है, सेंटअप एग्जाम है ना, इतिहास का। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम क्या किए हैं, हिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मैं यहाँ पर उसका आंसर टाइप करके लेकर के आया हूँ। इसलिए हम लोग चलते हैं अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन की तरफ, एक से लेकर के पूरा देखेंगे जितना भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन आया हुआ है। पहला आपका क्वेश्चन है कि भाई कार्बन डेटिंग विधि, यानी कि जो कार्बन 14 विधि है ना, कार्बन 14 जो विधि है इसके बारे में आपको बताना है। कितना आसान क्वेश्चन है, आप क्रैश कोर्स मेरा उठा लीजिएगा, पहला क्लास देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन हमने आपको कराया हुआ है, ठीक है। लगभग क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिले होंगे। जो भी बच्चे देख रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं, वो लोग देखिएगा, कमेंट कीजिएगा कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये क्वेश्चन, है कि नहीं। तो कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 जो विधि है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, तो ये प्यारे बच्चों एक तरह से वैज्ञानिक तरीका है किसी पदार्थ का, खास करके कार्बनिक पदार्थ का आयु मापने का। कि भाई जब कोई जीव है ना दुनिया में जीवित रहता है तो वो कार्बन को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, कार्बन की मात्रा को ऑब्जर्व करते हैं और मर जाने के बाद धीरे धीरे वो निकालते हैं बाहर, है ना, रिड्यूस करते हैं। तो धीरे धीरे कार्बन की मात्रा घटती जाती है और कार्बन की मात्रा जिस प्रकार से घटती जाती है, क्षय होता है, उस आधार पर निकाला जाता है उसका आयु, उसका उम्र, है ना। तो ये आपका आयु 60,000 वर्ष तक, है ना, 60,000 पुराना जो है क्या बोलते हैं कि 60,000 आयु तक ये निर्धारित कर सकते हैं इस माध्यम, इस विधि के माध्यम से। तो कार्बन जो 14 विधि है जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग कहा जाता है। पूरा अवशेष, पूरा मतलब होता है पुराना और अवशेष मतलब होता है पदार्थ, पुराने जो अवशेष हैं और कार्बनिक पदार्थ है ना, पदार्थों की क्या है, आयु जानने के लिए एक वैज्ञानिक तकनीक है। कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है और जिसे जीव अपने जीवन काल में ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद यानी मर जाने के बाद वो इसको क्या करने लगते हैं, क्षय करने लगते हैं, उससे बाहर निकलने लगता है। कार्बन 14 के क्षय की मात्रा का पता किया था कि कितना मात्रा कार्बन का निकल गया, उस आधार पर उसकी उम्र का तय करते हैं, आयु ज्ञात करते हैं। और इस प्रकार से वैज्ञानिक वस्तु की जो है मात्रा को मापकर वैज्ञानिक जो होते हैं वस्तु की लगभग लगभग 60,000 वर्ष तक की आयु को निर्धारित करता है इस कार्बन 14 विधि के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो भाई आपको हमने कराया ही था, क्रैश कोर्स का पहला क्लास का क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ये आपको कराए थे कि नहीं कराए थे, हड़प्पा लिपि के बारे में हमने आपको बताया था। हड़प्पा लिपि इस तरह का होता है ना, कहीं मछली भी बना होता था, उसके बाद पेड़ पौधे बना दिए, है ना, चिड़िया बना दिए, सांप बना दिए, है ना, त्रिशूल बना दिए, है ना, उल्टा दिए, है ना, घुल्टा दिए, घंटा बना दिए, इस तरह से होता था। चित्राक्षर लिपि इसको बोलते हैं, हड़प्पा की जो लिपियां हैं, है ना, आपको हमने समझाया था, आया हुआ है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, फाड़ दीजिएगा आप लोग, समझ में आ रही बात। तो हड़प्पा की जो लिपि थी ये कैसी थी, चित्राक्षर लिपि थी, चित्र वाला लिपि था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। और इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, हड़प्पा की लिपि को याद रखिएगा, ये कैसा है, अज्ञात है। ये लिपि आपका अज्ञात लिपि है और ये किस पर पाया गया है, मनकों पर, मुहर पर, बर्तनों पर, ईंटों पर, अलग अलग पदार्थों पर, है ना। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं कि जो पशुएं हैं, पशुओं की जो मूर्तियां मिली है ना, उन सब पर भी मिला है आपको ये आपका लिपि। तो हड़प्पा लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लेखन की पद्धति थी। इसे चित्रलिपि कहा जाता है क्योंकि इसमें लेखन चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से किया जाता था, देखा जाता था। यह लिपि अब तक अविज्ञात है, यानी कि इसको अभी तक जाना नहीं गया है, यह पढ़ा नहीं गया है, यानी आज तक कोई भी विद्वान इसे पूरी तरह नहीं पढ़ सका है। हड़प्पा लिपि के चिन्हों में जानवर, पौधे, मानव अंग और ज्यामितीय आकृतियों की तस्वीर देखने को मिलता है। यानी कि प्यारे बच्चों अलग अलग ज्यामिति है ना, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना, चतुर्भुज हो गया, इस तरह के आपको आकृति भी देखने को मिलेंगे। समझ में आ रही बात। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की दो विशेषता बताइए। क्या क्वेश्चन नहीं कराए हैं आपको,
बिल्कुल कराए हुए प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आपका ये सब के सब क्वेश्चन आपको क्रैश कोर्स से आया हुआ है। हमने आपसे वादा किया था कि भाई जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में अगर जुड़ते हैं तो क्रैश कोर्स में आपका हिस्ट्री का मात्र कितना क्लास होगा, 20 क्लास। 20 क्लास मात्र करना है आपको। 10 क्लास ऑब्जेक्टिव का करना है, 7 क्लास सब्जेक्टिव क्वेश्चन का करना है, 1 क्लास क्वेश्चन बैंक का करना है और 2 स्पेशल सीक्रेट क्लास करना है। बस इतना ही करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। अभी चैप्टर वाइज और लंबा पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, वही सब पढ़ना है जो एग्जाम में आ जाए। बताइए क्वेश्चन नहीं किए हुए हैं आपको हमने कराया था कि भाई मोहनजोदड़ो से जो आपको स्नानागार मिला है उसकी 2 विशेषता लिखाइए। सेम टू सेम तो क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इसकी विशेषता क्या है कि जो मोहनजोदड़ो से जो बड़ा स्नानागार मिला है ये ईंटों से बनाए हुए थे। इसके चारों तरफ क्या होते थे, मकान होते थे, मकान बनाए गए थे, घर बनाए गए थे। एक तरफ से पानी आता था, दूसरी तरफ से निकल जाता था, है कि नहीं। तो बहुत बढ़िया किस्म का था ये। तो बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में मिले विशाल स्नानागार की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यह पक्की ईंटों से बना हुआ था और चारों ओर से क्या है, कमरे से बने हुए थे। इसमें पानी आने और बाहर निकलने की नाली की उचित व्यवस्था की गई थी, जिससे सफाई बनी रहती थी। अगला क्वेश्चन है ले भाई। बताइए, ये क्वेश्चन तो कई बार हमने कराया हुआ है भाई। एक भी क्वेश्चन आपको लगेगा है ना, जितना आपको 7 सब्जेक्ट का क्लास कराना क्रैश कोर्स में, तो इसी से सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, बोर्ड एग्जाम में भी और यहाँ भी। ठीक है, तो मात्र आपका 299 रुपये आपका चार्ज है। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा। अब आपके पास समय नहीं है। अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, एग्जाम के बाद फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग ज्वाइन करने के लिए उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। कितना फी में, मात्र 299। इसमें आपको गेस पेपर, मॉडल पेपर प्रिंट करने के लिए सारा टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ जो भी पढ़ाएंगे आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो वेद कितने हैं, इनके नाम। भाई ये तो आपका कैसा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, हलवा। ठीक है, आपके गुलाब सर का ये टैग लाइन है हलवा, है ना। ये किसका क्वेश्चन है, ये किसका है, गुलाब सर। तो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हो गया, आराम से लिख दिए। अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, हीनयान और महायान के बारे में कितना बार बताएंगे। हीनयान, महायान, वज्रयान, श्वेतांबर, दिगंबर, इसके बारे में कई बार बताए हैं आपको। तो हीनयान और महायान की भाई चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। किसके काल में बुलाया गया था, कनिष्क के काल में बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था, कुंडलवन कश्मीर में बुलाया गया था। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय बढ़ गया था। एक बन गया था हीनयान, एक बन गया था महायान। जो आपका हीनयान था ये पुराना वाला बौद्ध धर्म था, जो महायान था ये नया वाला बौद्ध धर्म था। इस बौद्ध धर्म यानी महायान जो संप्रदाय था ये भगवान के रूप में मानने लगा किसको, गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया और उसकी मूर्ति के रूप में उसकी पूजा करने लगे। यानी कि अब यहाँ पर महायान जो है इसमें हिंदू धर्म के गुण आने लगे। और जो हीनयान था वो पुराना वाला था जो गौतम बुद्ध के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो हीनयान बौद्ध संप्रदाय की वह शाखा जो कि बुद्ध की मूल शिक्षाओं में आस्था रखता है। हीनयान है ना, पुराना वाला है ना। अष्टांगिक मार्ग में इनका विश्वास था, मूर्ति पूजा में उनका विश्वास नहीं था। लेकिन महायान नया चीज लेके आ जाएगा, मूर्ति पूजा शुरू कर देगा। और बाद में आएगा 7वीं शताब्दी में वज्रयान, वो तो और ब्लंडर मिस्टेक करेगा, ब्लंडर कर देगा। कि वो क्या करेगा प्यारे बच्चों, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास, टोटका फुटका सबको जोड़ देगा। समझ में आ रही बात। हाँ, तो ये आपका जो हीनयान है इसका संरक्षक कौन था, सम्राट अशोक। महायान बौद्ध संप्रदाय का वो शाखा है जो जीवों के कल्याण और मुक्ति का महत्व देती है। इसमें बोधिसत्व आदर्श माना गया तथा बुद्ध को क्या मान दिया गया, ईश्वर के तुल्य, भगवान के रूप में भगवान का दर्जा दे दिया गया। उसकी मूर्ति की पूजा किया जाने लगा, मूर्ति पूजा, उसकी भक्ति किया जाने लगा। यानी सेम टू सेम जो हिंदू धर्म में उपस्थित था जो गुण, वही सारे गुण अब बौद्ध धर्म में आने लगे। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, आपका मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारण आपको बताना है ना। मगध के आपको बताना है प्यारे बच्चों, मगध जो साम्राज्य है ना, क्या हो गया, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारक। तो प्यारे बच्चों जो मगध साम्राज्य है ये बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। पहला कारक क्या हो सकता है कि भाई जो मगध है ये मगध क्षेत्र, गंगा नदी, गंगा डेल्टा वाले क्षेत्र है ना, यहाँ से हाथी और उपजाऊ, लोहा की खोज, कृषि बहुत ज्यादा होता था। एक ये हो गया। दूसरा कि मगध के जो शासक हुए बहुत शक्तिशाली हुए। अजातशत्रु ले लीजिए, बिंबिसार ले लीजिए, उदयन ले लीजिए, बड़े शक्तिशाली शासक, जिसके कारण मगध क्या हो गया, बहुत ही शक्तिशाली हो गया। तो मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। पहला, सुदृढ़ भू स्थिति, कि भाई इसका जो भूमि लोकेशन है
मगध का, मगध आपका बिहार वाला क्षेत्र जो कि गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र, डेल्टा वाला क्षेत्र, कृषि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र। तो मगध की भूमि उपजाऊ थी और यहाँ पर गंगा के तट पर स्थित थी, जिससे व्यापार और कृषि परिवहन आसान हुआ। शक्तिशाली शासक और मजबूत सेना, यानी कि यहाँ पर बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु जैसे शासक, प्रशासन यहाँ पर मजबूत किया और युद्ध कौशल को बढ़ाया और साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक के द्वारा धम्म प्रचार हेतु किए गए 2 उपायों को लिखिए। तो अशोक ने धम्म प्रचार के लिए क्या उपाय किए? पहला उपाय ये किया कि अभिलेख लिखवाया उन्होंने, अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख। दूसरा ये कि भाई उन्होंने एक अधिकारी का नियुक्ति किया, उस अधिकारी का नाम क्या था? धम्म महामात्य। और धम्म महामात्य का काम क्या होता था? वो धम्म नीति का प्रचार प्रसार करता था। तो अशोक के द्वारा प्रचार हेतु किए गए 2 प्रमुख उपाय, पहला धम्म लेखों की स्थापना, धम्म लेख मतलब अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, इनकी स्थापना किया गया। दूसरा धम्म महामात्यों की नियुक्ति किया गया। ठीक है, ये पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगा प्यारे बच्चों? ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा आपका उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन में। तो आप लोग उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और हाँ, क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। मैं आपको गारंटी देता हूं आपका गुलाब सर 100% जो पढ़ाएंगे, अगर वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तो फिर आप हमको कहिएगा, सारा क्वेश्चन आपको आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो देख लिए इसको। गांधार कला की 2 विशेषताएं बताइए। गांधार कला, तो गांधार जो कला है प्यारे बच्चों, ये कला खास करके गांधार वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ये विकसित हुआ था। गांधार कला जो है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? एक जीवंत देखने को मिलेगा कि भाई जैसा एकदम रंग रूप है उसी तरह से मूर्तियां बनाई जाती थी। गौतम बुद्ध की मूर्तियां एकदम पूरा खड़ी और नाक पूरा एकदम बेहतरीन शेप का। दूसरा चीज, इसमें यूनानी जो है गुण आपको मौजूद मिलता है, यूनानी कला का। ठीक है, तो गांधार कला की 2 प्रमुख विशेषता, पहली विशेषता कि यूनानी बौद्ध शैली का मिश्रण, कि भाई यूनान की जो कला थी उसका इसमें मिश्रण देखने को मिलेगा। दूसरा, यथार्थवादी मूर्ति कला। यथार्थवादी का मतलब कि गुलाब सर जैसा है, जैसा दिख रहा है, जितना जैसा कलर है, नाक जैसा है, बाल जैसा है, सेम टू सेम बना देना, इसको बोलते यथार्थ। जैसा है हूबहू वैसा बना देना, इसको बोलते यथार्थ। तो ये 2 विशेषताएं थी। ठीक है, मैं समझाते जा रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। गुप्त कला मंदिरों की 2 विशेषताएं लिखिए, है ना। गुप्तकालीन मंदिर, कि भाई गुप्त काल जो आपका समुद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये जो शासक हुए समुद्रगुप्त, इन शासकों के समय काल में जो मंदिरें बनी उनकी विशेषताएं क्या है? तो इनकी विशेषताओं की बात करते हैं तो गर्भगृह और शिखर का विकास है कि नहीं। खास करके मंदिरों में मुख्य कक्ष जो है आपका गर्भगृह, जहां पर प्रमुख से मंदिर मूर्ति जो है स्थापित हुआ करता था, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? मुख्य कक्ष का निर्माण, और साथ साथ में इसके ऊपर छोटा सा शिखर बनाया जाने लगा जो बाद में बड़े शिखरों का आधार बनने लगा। दूसरा, सुंदर मूर्ति एवं नक्काशी, कि भाई गुप्त कालीन में जो भी मूर्ति बनाई गई ये बहुत ही सुंदर थी एकदम, है ना, सुंदर सुंदर मूर्तियां, नक्काशी बहुत बेहतरीन किस्म का। तो मंदिर सरल लेकिन कलात्मक होते थे, दीवारों पर, खंभों पर सुंदर मूर्तियों का चित्र, बारीक नक्काशी, ये सब किया जाता था। कालिदास के द्वारा लिखे गए 2 नाटक हम कई बार बताएं आपको। कालिदास बहुत बड़े क्या थे? विद्वान थे। कालिदास नवरत्न में से एक रत्न था। कौन? ये कालिदास किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था गुप्त काल में। इसके द्वारा 2 नाटक की बात करें, अगर 2 रचना की बात करते हैं तो एक तो था आपका अभिज्ञान शाकुंतलम और दूसरा था मालविकाग्नि मित्रम। ये 2 इसके नाटक हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और हम आपको बार बार बोलते हैं कैसे लिखना है आंसर लिखने के लिए कभी भी आए कि 2 कारण बताइए, 2 प्रभाव बताइए, 2 विशेषता बताइए, तो पहले इस तरह से लिखेंगे, फिर लिखने के बाद यहाँ पर कभी भी आप लोग 1-2 अंग्रेजी वाला इस तरह का मत दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा रोमन में। ठीक है, ज्यादा अच्छा लगेगा। समझ में आ रही बात? और नंबर भी मिलेगा भर भर के। इब्न बतूता कौन था भाई? बताइए, इब्न बतूता के बारे में नहीं बताए हैं क्रैश कोर्स में? बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हुए हैं भाई, सारा क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में इंपोर्टेंट। क्रैश कोर्स का काम ही है क्रैश, यानी एग्जाम को फोड़ दो, एग्जाम को तोड़ दो, झंडा गाड़ दो एग्जाम में। समझ में आ रही बात? तो इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता एक मुसलमान, मोरक्को, अफ्रीका का रहने वाला ये एक यात्री था। ये 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। भारत के बारे में विस्तार से चर्चा करता है और ये प्यारे बच्चों किताब लिखता है जिसका नाम है रहला। ये अरबी भाषा में था, ये इसका यात्रा वृत्तांत था। इन्होंने भारत के बारे में, भारत के समाज के बारे में, भारत के धर्म के बारे में, सब चीज के बारे में चर्चा किया था, है ना, इब्न बतूता। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, 2 निर्गुण संतों के नाम बताइए। निर्गुण संत का मतलब क्या होता है? निर्गुण, यानी कि प्यारे बच्चों वैसे संत जो कि एक तरह से निराकार, कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निश्चित आकार नहीं है,
वैसे मानते थे। कबीरदास क्या कहते थे कि भाई ये मूर्ति पूजने से, है ना, उसके सामने सिर झुकाने से, कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। निराकार है ईश्वर, कण कण में मौजूद है, हर जगह मौजूद है, आपके अंदर है। आप खोजो तो सही, आप बाहरी दुनिया में खोज रहे हो, आप अपने अंदर खोजो। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा ना होए। कि भाई आप बाहर खोज रहे थे, पता चला कि आपसे ज्यादा बुरा कोई है ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो निर्गुणवादी, निराकार, कि ईश्वर का कोई प्रॉपर आकार नहीं है, वो हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है, हर जगह। तो निराकार, ये निर्गुण थे। कौन? एक तो आपका कबीर हो जाएगा, साथ साथ में आपका गुरु नानक भी हो जाएगा। ये भी आपका सिख धर्म भी कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है, ठीक है। अगला बात करते हैं आपका किताबुल हिंद की दो विशेषता। ये किताबुल हिंद जो है प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखा गया था? किताबुल हिंद अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया था। वो खारिज का रहने वाला था, उन्होंने किताब लिखा था किताबुल हिंद अरबी भाषा में। वो इसमें क्या किया था? भारत के धर्म, भारत का समाज, भारत की संस्कृति के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करता है। वो भारत की प्रशासन व्यवस्था, उस समय के राजाओं के बारे में चर्चा करता है ना। तो किताबुल हिंद की दो प्रमुख विशेषता, भारत का व्यापक विवरण मिलता है आपको। किताबुल हिंद, भारत की खोज, तारीखुल हिंद, तहकीकात हिंद, ये भारत की तहकीक, मतलब तहकीक करो, ये सही बात है क्या, इस तरह का। व्यावसायिक और प्रशासनिक जानकारी भी मिलेगा आपको यहाँ से, व्यापार के बारे में, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में, बंदरगाहों के बारे में, राजाओं के बारे में। सूफी कौन थे? तो सूफी प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से संत हुआ करता था आपका, भक्ति आंदोलन जो चला भारत में, दक्षिण भारत में, अलवार संत, नैनार संत, है कि नहीं, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों इस्लाम धर्म में, भारत में यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए खास करके लोगों को एक मार्ग, नया सूफीवाद, एक नया विचारधारा, ईश्वर की क्या करो, भक्ति करो, खानका में रहो, है कि नहीं, और नाम जप करो, ये सारी चीजें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, उसके बाद आपका जो है दिल्ली में आपका निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीदगंज शकर, ढेर सारे हैं। तो सूफी वे इस्लामिक धर्म के भक्ति होते थे जो ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति और आत्मा की शुद्धि पर जोड़ देते थे। पूर्ण लीन हो जाओ, भक्ति करो, शुद्धि, है ना, दिल से शुद्ध जीवन, है ना, वे सादा साधु जीवन जीते, है ना, सांस्कृतिक इच्छाओं से दूर रहते थे, भाई मोह माया से दूर, ध्यान करते थे, है ना, ध्यान के माध्यम से लोगों से प्रेम, सहानुभूति, आध्यात्मिक चेतना फैलाते थे। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश बताइए, हजारों बार क्वेश्चन कराए हुए आपको। सालु वंश, है ना, संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश, 4 ये वंश है आपका। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करता था। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। इसका सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय हुआ करता था। हम्पी की खोज 1900, हम्पी को विश्व धरोहर इसमें शामिल किया गया था 1986 में, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए भाई। मुगल कालीन ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी के 2 महत्वपूर्ण स्रोत, कि भाई अगर आपको मुगल कालीन समाज के बारे में जानना है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, कितना मजबूत था, इसके बारे में जानना है तो अबुल फजल की किताब पढ़ लीजिए, आईने अकबरी, अकबरनामा, अकबरनामा का तीसरा हिस्सा पढ़ लीजिए, आईने अकबरी। दूसरा प्यारे बच्चों दस्तूरुल अमल। ये दस्तूर उल अमल क्या हुआ करता था कि भाई उस समय जो प्रांत हुआ करता था, खास करके जो आपका जैसे वर्तमान में जिला होता है ना, डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट में डीएम काम करता है, डीएम के पास जिला का सारा रिपोर्ट होता है। तो ये सारा रिपोर्ट उस समय भी हुआ करता था, है ना, सूबेदारों के पास, जागीरदारों के पास। तो वो रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, ये आपका 2 तरह से आपको मिल जाएगा समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली में जमा क्या होता था और हासिल क्या हुआ करता था? तो जमा और हासिल, जमा का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि मुगल शासक ने यह निश्चित किया कि भाई इस साल इतना राजस्व लेना है किसानों से, तो यह निर्धारित किया जाता था। लेकिन वास्तव में पता चला कि बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, बारिश हुआ ही नहीं, फसल नष्ट हो गया, तो दर को कम करना पड़ता था, या उत्पादन ज्यादा हो गया था तो टैक्स को बढ़ाना पड़ता था। तो ये आपका होता था। तो ये जो जमा होता था ये काल्पनिक होता था, और ये जो आपका हासिल होता था ये वास्तविक होता था। ये जमा राज्य द्वारा निर्धारित मांग की गई राशि आकी गई, कि आका जाता था कि इतना होना चाहिए इस साल, लेकिन ये वास्तविक रूप से वास्तव में वसूल की गई टैक्स, कि वास्तव में कितना लगान प्राप्त हुआ। दूसरा, ये सरकारी आकलन था। ये क्या था? एक आइडिया लगाया जाता था कि भाई सरकार बजट बनाते हैं, क्या बोलता है इस बार इतना राजस्व हमको मिलने का चांस है। पता चला कोरोना वायरस आ गया तो राजस्व घट गया, कमाई घट गया। आ रही बात समझ में? ये कैसा होता था? वास्तविक। पिछले 10 साल इसका निर्धारण कैसे करते थे कि पिछला 10 साल का वो ट्रैक, पिछला 10 साल का औसत निकालता था कि पिछले 10 साल में इस प्रकार से लगान मिला है। तो दहसाला प्रणाली आपको पढ़ा है, टोडरमल का दहसाला प्रणाली, है ना। टोडरमल जो वित्त मंत्री था,
है ना, दीवान। तो यहाँ पर ये 10 साल के आधार पर, जबकि यहाँ पर क्या कि भाई मौसम हो गया, फसल हो गया, किसानों की स्थिति हो गई, विद्रोह हो गई, इन सबको ध्यान में रख करके वसूली किया जाता था। तो जमा और हासिल में क्या अंतर है कि जमा ये काल्पनिक हुआ करता था, ये पिछले 10 साल के अनुमान के आधार पर यह तय किया जाता कि भाई इतना इस साल प्राप्त होना चाहिए, लेकिन वास्तविक में जो प्राप्त होता था वो होता था आपका हासिल। नहीं बोलते कितना हासिल हुआ, हासिल मतलब प्राप्त होना। आगे बात करते हैं अकबर के काल में दस्तूर क्या हुआ करता था। भाई कल ही तो पढ़ा है आपका क्रैश कोर्स में, आप लोग क्रैश कोर्स का तीसरा क्लास देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कराए थे आपको। अकबर के काल में दस्तूर क्या हुआ था? दस्तूर एक प्रणाली होता था जिसके माध्यम से वो लगान को वसूल करने की एक तरह से व्यवस्था करते थे कि भाई लगान कितना लेना है, 1/3 लेना है, 1/7 लेना है, 1/10 लेना है, कितना लेना है। बंजर जमीन से कितना लेना है, जो जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ वाला है, पोलज जमीन, उस जमीन से कितना टैक्स लेना है। जो जमीन मध्यम आकार का है, बहुत ज्यादा न तो बहुत ज्यादा उपजाऊ, न तो बहुत ज्यादा बहुत कम उपजाऊ, एकदम मध्य साइज का है, उससे कितना लेना है। तो ये सारा निर्धारित करते थे किसके माध्यम से? दस्तूर के माध्यम से, है ना। इसके माध्यम से तय करते थे कि भाई लगान कितना होगा। अस्थाई या नियमित प्रमाणिक दर था ये, है ना। इससे किसानों से कितना लगान लिया जाएगा, ये इस चीज का निर्धारण किया जाता था। इसके माध्यम से ये निश्चित किया जाता था। प्रत्येक क्षेत्र और फसल के हिसाब से दस्तूर की अलग अलग दरें होती थी कि भाई कोई जमीन अगर बहुत ज्यादा उपजाऊ वाला है तो उसका ज्यादा टैक्स लेंगे, जो कम उपजाऊ वाला है उससे कम टैक्स लेंगे। शाहजहां के काल में निर्मित 2 महत्वपूर्ण भवनों के नाम। इस शाहजहां के काल में 2 महत्वपूर्ण, भाई शाहजहां के काल में बिल्डिंग, बड़े बड़े स्मारकों का निर्माण, क्या कहते हैं शाहजहां के काल को? स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष। जामा मस्जिद उठा लीजिए, लाल किला देख लीजिए, उसके बाद इधर आपका आगरा, आगरा का किला देख लीजिए, क्या बोलते हैं ये आपका ताजमहल देख लीजिए, बड़े बड़े बनाए गए। किसके काल में? ये शाहजहां के काल में। तो ले लीजिए आप कोई भी 2 एग्जाम्पल आप। टोडरमल कौन था बताइए भाई। ये सारा क्वेश्चन आपको कराए हुए भाई। आप जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं, सच सच बताना, अगर याद किए हो तो, और याद नहीं किए हो भाई तो आपका कल्याण हो जाएगा। और हम याद कराने के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कराने के लिए क्या करते हैं, आप लोग को बोलते हैं कि भाई वीडियो कॉल करो, है ना। हमको विश्वास नहीं होता है आप लोग पर, है ना, कि भाई चोर डकैत कॉल लगा देंगे, ऑडियो कॉल, अब देख करके बता रहे हो कि कैसे बता रहे हो, तो सीधा वीडियो कॉल, चलो धराधर क्वेश्चन पूछते हैं हम सामने से और बच्चा आगे से आंसर करता है। ये भी सुविधा है आपके क्रैश कोर्स में, उम्मीद क्लासेस में। बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं अपना आंसर प्रॉपर, ठीक है। तो टोडरमल कौन था? अकबर का मंत्री था। कौन मंत्री था? वित्त मंत्री था। ये राजस्व विभाग को संभाला हुआ था। इन्होंने दहसाला प्रणाली को शुरू किया था। ये टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में भी रहता था। शेरशाह सूरी का मृत्यु 1545 को हो गया, तो बाद में ये अकबर के पास आ गया था, ठीक है। पढ़ा दिए भाई। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, उपनिवेशवाद के बारे में बताइए भाई। नहीं बताए हैं क्या? नहीं बताए हैं क्या उपनिवेशवाद के बारे में? क्या यार, उपनिवेशवाद के बारे में 1000 बार पढ़ाए हैं। ये भी क्रैश कोर्स का तीसरा क्लास से आया हुआ है, सारा क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए हैं। उपनिवेशवाद क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली शासक, जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश पर कब्जा स्थापित करके उसका आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक शोषण करता है। कि भाई जो ब्रिटेन है ये शक्तिशाली देश था, इन्होंने भारत जैसे कमजोर देश पर कब्जा स्थापित कर दिया, और कब्जा स्थापित करके क्या किया? भारत का राजनीतिक रूप से शोषण किया, आर्थिक रूप से शोषण किया, धार्मिक रूप से शोषण किया, भारत को कंगाल बना डाला, भारत के लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाने का प्रयास किया, भारत के सारे पैसा को ब्रिटेन लेके चला गया। यही तो क्या था, यही तो कहलाता है उपनिवेशवाद। अगला है आपका, चोल इमारतों को समझाइए भाई। जो चोल, चेर, पांडे दक्षिण भारत में हुआ करते थे, उनके द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स, उनके द्वारा बनाए गए मंदिर, खास करके चोल के द्वारा बड़े विशालतम बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे। गंगई चोंड, गंगई कोंड चोलपुरम, है ना। उसके बाद आप देख लीजिए कौन सा मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर देख लीजिए, गंगई कोंड चोलपुरम, ये मंदिर देख लीजिए, बड़े विशालतम भव्य मंदिर है चोल के, खास करके चोल का शासन काल में, है ना। तो यहाँ पर आपको सुंदर मूर्तिकला भी देखने को मिलेगा, नक्काशी देखने को मिलेगा। मंदिरों में संगीत, और संगीत के साथ साथ नृत्य कक्ष भी हुआ करता था, है ना। नृत्य, ये खास करके कांसे की मूर्तियां, है ना। इस प्रकार से कई बार ये सब क्या रहता है, न्यूज में भी रहता है। महलबाड़ी बंदोबस्त बताइए, कितना हलवा क्वेश्चन आया हुआ है। महलबाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबाड़ी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, स्तमराड़ी व्यवस्था, ये सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है आपको। अस्थाई बंदोबस्त को ही जमींदारी व्यवस्था को कहते हैं, उसी को स्तमराड़ी बंदोबस्त भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। रैयतबाड़ी बंदोबस्त को मुनरो के द्वारा और किसके द्वारा,
कैप्टन रीड के द्वारा दक्षिण भारत में सन 1820 में मद्रास, 1825 में मुंबई में लागू किया गया। और ये महालवाड़ी बंदोबस्त, महाल का मतलब होता है गांव, गांव के किसानों को जमीन का मालिक बना दिया गया। और ये लागू किया गया था पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में। और ये लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? हॉल्ट मैकेंजी नाम का व्यक्ति था। कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। कब लागू किया गया था? 1822 में। कहां लागू किया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्र में। क्या करने के लिए लागू किया गया था? जमीनों से राजस्व लेने के लिए, लगान लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए। सहायक संधि क्या हुआ करता था? सहायक संधि, सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू किया गया था। वेलेजली, है ना, सहायक संधि की। और सहायक संधि के तहत जो ब्रिटिश होता था, ब्रिटिश सम्राट होता था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल होता था, वो भारत के राजाओं के पास जाते थे, उसको मनाते थे कि भाई आप हमारी सेना को रख लीजिए, ये सेना आपकी रक्षा करेगा, आपकी लड़ाई में साथ देगा, बस ये काम कीजिएगा कि आप इसको वेतन दे दीजिएगा। इसके तहत बंगाल का क्या बोलते हैं, अवध का नवाब सुजाउद्दौला हो गया। उसके बाद आपका हैदराबाद का निजाम हो गया, है ना। उसके बाद मैसूर का हैदर अली टीपू सुल्तान हो गया। इन सब ने इसका, इस नीति के तहत अपना अपना राज्य का, है ना, राज्य में जो सेना है वो अंग्रेजों का रखा हुआ था। सहायक संधि खतरनाक संधि था, बाद में हड़प लेता था राज्य को, है कि नहीं। एक हड़प नीति है, वो आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। 1857 के विद्रोह के 9 सैनिक कारण क्या थे? 1857 में सैनिक लोग बहुत परेशान थे। एक तो आपका तत्कालिक कारण था कि चर्बी वाला कारतूस बंदूक में गाय और सुअर की चर्बी को मिला दिया गया था। दूसरा सैनिक कारण क्या था कि सैनिक लोग असंतुष्ट थे, सैनिकों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। भारतीय सैनिकों के साथ क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। अगर सैनिक भारत का है तो उसको निम्न वाला पोस्ट दो, अगर अंग्रेज सैनिक अधिकारी है तो उसको ज्यादा बड़ा वाला पोस्ट दो। इसको वेतन भी कम, काम के घंटे भी ज्यादा, खाना भी कम, रहने सहने की सुविधा नहीं। तो ये सारा समस्या था इनका। इसलिए तो अंग्रेज 1857 में सबसे ज्यादा बड़ा भूमिका निभाएगा यही लोग, शुरू यही करेगा, है कि नहीं। 4 उदारवादी नेता बताइए, 4 उदारवादी नेता। और आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ चरमपंथी नेता। चरमपंथी मतलब गरम दल का नेता। लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, है ना। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, ये लोग क्या थे? गरम दल के थे। आपको पूछा नरम दल का, यानी उदारवादी नेता यानी कि नरम दल। तो नरम दल नेता में आपका गोपीनाथ ब्रू हो जाएगा, राजगोपालाचारी, आनंद राम मोहन, पंडित मदन मोहन मालवीय। आगे बात करते हैं आपका चित्तरंजन दास ले लीजिए, है ना, नॉर्मल रूप से ये लोग। क्रिप्स मिशन के 2 सदस्यों के नाम भाई आपको कराए हुए, भाई ये क्वेश्चंस, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको कराए हुए। अब देखिए हिस्ट्री 15 चैप्टर है, बड़े बड़े चैप्टर है, एक चैप्टर से कम 30 40 क्वेश्चन निकलता है। अब उसको निकाल करके, छांट करके, मलाई वाला क्वेश्चन निकाल करके कराना, और वो सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो भाई बहुत मजेदार वाली चीज है ना। इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि जो नहीं जुड़िए है जल्दी जुड़ जाइएगा, कल्याण हो जाएगा, नहीं तो आपका, है कि नहीं। क्रिप्स मिशन के 2 सदस्य का नाम स्टीफन क्रिप्स, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एवी अलेक्जेंडर था। आगे बात करते हैं मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, है ना। प्रस्ताव रखा था कि भाई हमें क्या चाहिए, अब हम यहाँ हमको क्या चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए अपने हित के लिए, हमें पूरा मुसलमान के लिए हमें क्या कीजिए, हमें एक अलग स्वतंत्रता की मांग, है ना। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस इसलिए मनाया कि ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता की मांग को जनता के सामने जोर देकर रखा जा सके और लोगों में राजनीतिक जागरूकता और संघर्ष की भावना उत्पन्न हो, कि भाई मुस्लिम लोग जो जागरूक हो सके कि जब अब आज़ाद होंगे तो हमारा राष्ट्र अलग से अलग बने, पाकिस्तान का निर्माण हो। यह दिन मुस्लिम लोगों के लिए स्वतंत्रता और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बन गया। आगे बात करते हैं भारत के विभाजन की प्रेरित करने वाले 2 कारण, कि भाई भारत का विभाजन क्यों हुआ। इसका 2 कारण क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि भाई जो भेदभाव था, सांप्रदायिक मतभेद, अंग्रेज के द्वारा बांटो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल, बंगाल का विभाजन इसी आधार पर किया गया था, मुसलमानों को बांटो और मुसलमान हिंदू को लड़ाओ और क्या करो, राज करो। दूसरा क्या था, मुस्लिम लीग इस बहकावे में आ गया, अंग्रेज के चाल को समझ नहीं पाया, और मोहम्मद अली जिन्ना बार बार कहते रहे कि भाई हमें अलग राष्ट्र बनाना ही बनाना है, बिना पाकिस्तान बनाए हम तो रहने वाले हैं नहीं, है कि नहीं। तो यही सारा चीज था 2 राष्ट्र निर्माण का। पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान की 2 विशेषता बताइए भाई। नहीं कराए क्वेश्चन, बिल्कुल कराए। भारतीय संविधान की 2 विशेषता नहीं, हम 4 विशेषता कराए हैं, और हम आपको कहे थे कि 4 हम करा देते हैं, हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो 2 आया हुआ है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारत में संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट होती है, एक आपका लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति, 3 आपका अंग होता है उसका। भारत में मौलिक अधिकार दिया गया हमारे संविधान में लोगों को, है कि नहीं।
6 मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अपनी संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार। अगर कोई आपके साथ हनन कर रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चलिए, उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे अधिकार दिए गए है कि नहीं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, सारी चीजें आपको दिया गया। तो लिखित और सबसे विस्तृत संविधान है संघात्मक ढांचा। संघात्मक ढांचा का मतलब कि केंद्र राज करता है, केंद्र से आगे राज्य है ना, अलग अलग राज्य है ना, और फिर आपका राज्य से आगे, फिर राज्य से आगे आपका नगर निकाय, पंचायत, ये सारी चीजें त्रिस्तरीय है ना। तो ये आपका भारत कैसा है, संघात्मक व्यवस्था है। भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 उठा के देख लीजिएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग प्रश्न के बारे में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये बात है कि भाई अभी हम सब क्रैश कोर्स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी हम नहीं कराए हैं, केवल और केवल शॉर्ट क्वेश्चन ही कराए हैं, क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों, अभी प्रॉपर तरीके से हमारी टोटल क्रैश कोर्स में क्लासेस कितनी हुई है, 5 क्लासेस हुई है। 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन का क्लास हुआ है, 2 ऑब्जेक्टिव का हुआ है, तो यानी कि अभी टोटल 20 क्लास होना है, 20 में से अभी 5 ही क्लास हुआ है, तो और अभी 15 क्लास बाकी है। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा, ये बाकी सारा क्लास कर लीजिएगा, तो हर चीज हो जाएगा है ना। वैसे ये सब चीज हमने उम्मीद बैच में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की विवेचना कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म, समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था, पुरुष प्रधान समाज नहीं था, मातृसत्तात्मक समाज। आपको पता चलता है उर्वरता की देवी की मूर्ति मिलती है, नाट्य कांस्य का नर्तकी मिलता है आपको, है ना। तो महिला की पूजा, देवी की पूजा, उर्वरता की पूजा, आपको पशुपति शिव की पूजा आपको देखने को मिलेगा धर्म में। समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतरीन, मातृसत्तात्मक समाज, है ना। ये सारा चीज आपको पढ़ाए हुए हैं। तो सामाजिक जीवन कैसा था हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत अच्छा था, लोग आपस में मिलजुल करके रहते थे, उनके घरों में ताला लगाने की जरूरत नहीं होती थी, कालम, ये सारा चीज था। आर्थिक जीवन में बात करें तो खेती करते थे, व्यापार करते थे, कृषि उत्पादन करते थे। धार्मिक जीवन में बात करें अगर, तो ये उर्वरता की देवी की पूजा करते थे, साथ साथ में ये क्या करते थे, भगवान शिव, पशुपतिनाथ शिव की पूजा करते थे, है ना, ये सारा चीज। महात्मा बुद्ध की जीवनी एवं उपदेश बताइए, उम्मीद बैच में पढ़ाया क्वेश्चन है आपका। महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में आपको बताना है, उसका उपदेश क्या है। तो महात्मा बुद्ध जो है, इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व के हुआ था। इसको नेपाल में पड़ता है आपका लुम्बिनी, वहीं पर हुआ था आपका, है कि नहीं। लुम्बिनी के कपिल वस्तु लुम्बिनी में आपका इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। इसके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, इसके माताजी का नाम महामाया था, ये इसके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और आगे चल करके 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ देते हैं। एक बीमार व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति और एक बूढ़ा व्यक्ति को देख करके घर छोड़ देता है 29 साल की उम्र में। 6 साल तपस्या करता है महाबोधि यानी पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोध गया में इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला उपदेश सारनाथ में देता है, इसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। बाद में जाकर के कुशीनगर में मृत्यु हो जाता है, इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ये सब कुछ पढ़ाए हुए हैं भाई। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मौर्य प्रशासन में प्यारे बच्चों की प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद किसका होता था, राजा का होता था। सम्राट सबसे शक्तिशाली होता था। न्याय का अधिकार, प्रशासनिक, सेना सारा उसके कंट्रोल में रहता था। उसके नीचे केंद्रीय मंत्रियां हुआ करता था, अलग अलग विभाग हुआ करता था। टकसाल, पैसा छापने के लिए, पैसा बनाने के लिए टकसाल हुआ करता था। लक्षणाध्यक्ष अधिकारी बनाया जाता था, है कि नहीं। गुप्तचर व्यवस्था था अपना उसके पास। बड़ी सेना, हाथी वाला सेना अलग, पैदल सेना अलग, घुड़सवारी वाला सेना अलग। ये सारी व्यवस्थाएं आपको अर्थशास्त्र और इंडिका में मिलेगा आपको चर्चा इसके बारे में, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। हम बस चर्चा कर दे रहे हैं। अधिकारी तंत्र हुआ करता था, राजा सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था, न्यायाधीश हुआ करता था, सेनापति, सारा राजा उसी के, सारा निर्णय राजा के द्वारा लिया जाता था। प्रांतीय एवं स्थानीय स्वशासन, विकसित राजस्व व्यवस्था, है ना। जो टैक्स और लगान लेने की जो व्यवस्था थी बहुत विकसित थी। 1/6 भाग लिया जाता था टैक्स। विशाल सेना हुआ करता था। जासूस गुप्तचर व्यवस्था, जैसे आज सीबीआई और सीआईडी और ईडी और ये सब है, उस समय भी हुआ करता है इनके पास, है ना। और सेना में आपका सेना, पैदल सेना हुआ करता था, घुड़ सेना हुआ करता था, रथ वाला सेना, हाथी वाला सेना, ये सब कुछ हुआ करता था, ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रभाव की समीक्षा कीजिए कि भाई भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव है। तो भक्ति आंदोलन बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा हमारे समाज में, संस्कृति में, हर चीज में। भक्ति आंदोलन के माध्यम से लोगों को एक मार्ग मिला कि भाई कैसे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे आप जो है अपना आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं, सही मार्ग पर कैसे चल करके आप फल यानी परिणाम की चिंता किए बगैर आप जो है मेहनत करते जाइए और आपको
मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ईश्वर के प्रति प्रेम, लोगों के प्रति सहानुभूति, ये क्या बोलते हैं सहिष्णुता, प्रेम, ये सारा चीज आपको कहाँ से, भक्ति आंदोलन के माध्यम से आपको पता चलता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, ये सारा चीज है ना। बात करते हैं आगे प्यारे बच्चों आपका मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। भू राजस्व व्यवस्था मुगल काल का जो भू राजस्व व्यवस्था था, ये खास करके आपका कौन, जो आपका अकबर का प्रमुख रूप से मंत्री था टोडरमल, राजस्व मंत्री, दीवान, उसके पास दीवान का पद हुआ करता था, है ना। तो मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था अत्यंत संगठित और राज्य के मुख्य आय का प्रमुख स्रोत था, कि राज्य का जो आय था, इनकम था, वो यही था आपका राजस्व, कि राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर, यानी कि भूमि पर टैक्स लगाया जाता था। मुगल राज्य का सबसे प्रमुख आय का यही स्रोत था आपका। अकबर की सुधार नीति, अकबर ने राजस्व संग्रह को व्यवस्थित किया, है ना। अकबर ने क्या किया था, दहसाला प्रणाली शुरू किया था, कर की दरों को फिक्स किया था, कर की दर 1/3 या 1/2, आधिकारिक व्यवस्था, कर संग्रह करने के लिए वो क्या करते थे, अधिकारी रखते थे, पटवारी हुआ करता था, तुर्की हुआ करता था, दीवान हुआ करता था, संग्रह और लेखा जोखा, कि भाई उसका पूरा हिसाब किताब, डाटा, आंकड़ा, सारा कुछ रहता था। उद्देश्य, इस व्यवस्था का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना, प्रशासनिक नियंत्रण करना और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना, सेनाओं को वेतन देना, ये सब कुछ यहीं से होता था। गुप्त काल की धार्मिक स्थिति की विवेचना कीजिए। गुप्त काल जो है, जो मौर्य काल था, ये क्या था प्यारे बच्चों, मौर्य काल जो था, ये थोड़ा सा बौद्ध धर्म पर झुका हुआ था, जैन धर्म में झुका हुआ था। लेकिन जैसे ही आपका गुप्त काल आएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का धीरे धीरे पतन शुरू होगा, और जो गुप्त काल है, इसमें हिंदू धर्म का फिर शुरुआत होगा, चरमोत्कर्ष जाएगा, मजबूत होगा। अब यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनेंगे, अब मूर्ति पूजा थोड़ा ज्यादा होने लगेगा, मंदिरों का निर्माण बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात। संस्कृत का वर्चस्व आना शुरू हो जाएगा इस काल में, गुप्त काल में। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं, है ना। तो 4वीं शताब्दी से लेकर के 6ठी शताब्दी तक यह धर्म और संस्कृति का उत्थान हुआ। इस समय हिंदू धर्म का प्रभुत्व क्या हो गया, बढ़ गया हिंदू धर्म का। मंदिरों का निर्माण ज्यादा होने लगा, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड ज्यादा होने लगे, भगवान विष्णु, शिव, देवी देवताओं की पूजा होने लगी। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी जीवित था, लेकिन शासकों का संरक्षण बंद हो गया था। जैन धर्म को जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का क्या मिला था, संरक्षण मिला था, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जो है बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक का संरक्षण मिला था। लेकिन अब यहां पर संरक्षण नहीं मिलने वाला, अब हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, है ना। धर्म को प्रशासन, राज्य की नीति से जोड़ा गया, राजा धर्मपालक हुआ करता था, न्याय प्रिय माना जाता था। सांस्कृतिक विकास में धर्म का गहरा प्रभाव, जैसे धार्मिक ग्रंथ, लेखन कला, स्थापत्य कला, इन सब में आपको संस्कृति भाषा देखने को मिलेगा, ये सारा चीज। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा कीजिए, कि भाई भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय इसलिए हुआ कि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, ये भारतीयों का शोषण करने लगा, किसान का शोषण, जमींदारों का शोषण, सामान्य लोगों का शोषण, हर तरह से लोग शोषण के शिकार होने लगे, जनजातीय लोगों का शोषण। जागरूक हो गए, भाई ये अंग्रेज किसी को छोड़ने वाले नहीं है, धार्मिक चीजों में हस्तक्षेप करने लगे। तो भारत के लोग सोचने लगे, समझने लगे कि ये अंग्रेज बहुत उल्लू का पट्टा है, गोरे चट्टे अपने बाप के नहीं हो सकते, भारत के कैसे होंगे। भारत के लोगों को जबरदस्ती बहला फुसला करके ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन बनाते थे, पारसी ईसाई धर्म में अपनाने बोलते थे जबरदस्ती। समझ में आ रही बात। हाँ, तो आर्थिक रूप से शोषण, सामाजिक रूप से शोषण, धार्मिक रूप से शोषण, जो है धर्म में हस्तक्षेप करना। उसके बाद सैनिक लोग भी परेशान हो गए कि भाई ये तो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बंदूक में, कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी मिला रहा है। ये सारा चीज प्यारे बच्चों आपका क्या बनता है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनना शुरू हो जाता है ना। तो पहला, ब्रिटिश शासन की शोषण नीतियां, जैसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई हड़प नीति, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा चलाया गया कौन सी, सहायक नीति, है कि नहीं। जनरल ओ डायर के द्वारा गोलियां बरसा दी गई, ढेर सारे शोषण नीतियां, रॉलेट एक्ट लाया गया, काला कानून बनाया गया, ये सब। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता, कि भाई अंग्रेज जो भारत आए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने लगे, तो भारत के लोग अंग्रेजी जानने लगे। जब भारत के लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे, तो भाई जब किसी के साथ रहिएगा, उसका भाषा सीख लीजिएगा, उसका सब कुछ सीख लीजिएगा, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब लोग अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा सब कुछ जानने लगे, तो इसलिए अब वहां पर अंग्रेजों की खिलाफ आवाज उठाने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। विदेशी विचारों का प्रभाव,
कि भाई विदेश, वहां पर फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिका में क्रांति, ये सारे क्रांति से भारतीय लोग भी प्रभावित हुए कि भाई हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी मताधिकार चाहिए, हमें भी अपना अधिकार चाहिए। सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन कि भाई सामाजिक सुधार हुआ, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग आए, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग आए, तो धार्मिक पुनरुत्थान, देश के प्रति लगाव, देश के प्रति भक्ति प्रेम, विद्रोह और प्रतिरोध, बीच बीच में विद्रोह भी हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, अलग अलग विद्रोह के माध्यम से लोग जागरूक हुए कि भाई सब परेशान है अंग्रेजों से। ठीक है, ये सारा चीज आपको लिखना है। ठीक, आगे बात करते हैं क्रिप्स मिशन की असफलता के कारणों की व्याख्या करें कि क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था कि भाई इसका क्या कारण है कि ये असफल हो गया। क्रिप्स मिशन भारत में कब आता है? 1942 के आसपास आता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। तो अंग्रेज चाहता था कि भारत हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरा विश्व युद्ध में साथ दे, लेकिन कांग्रेस समझ चुका था, गांधी जी समझ चुके थे कि भाई इन उल्लू के पट्टों को अगर हम साथ दे दे तो ये हमें आज़ाद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है, इन्होंने हमें प्रथम विश्व युद्ध में ऐसा ही कहा था कि अभी आप युद्ध में हमारा साथ दीजिए, हम क्या करेंगे, आपको आज़ाद कर देंगे। पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया, गांधी जी को लॉलीपॉप दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, केसरी हिंद की उपाधि। बाद में गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने वापस भी कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, है ना। तो गांधी जी लोग, ये लोग ऑलरेडी जानते थे कि अंग्रेज हमें साथ देने के लिए बोल रहे हैं विश्व युद्ध में, लेकिन ये हमें आजाद नहीं करेंगे। अंग्रेजों का भारत में अंग्रेज विश्वास ही नहीं बना पा रहे थे भारत के लोगों के प्रति। भारत के लोग विश्वास ही नहीं कर रहे कि ये हमें आजाद करेंगे, जो 200 साल से जबरदस्ती हमारा शोषण कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका विश्वास की कमी कि भाई भारत के लोग, कांग्रेस, गांधी जी, ये लोग विश्वास, गांधी जी कह रहे थे कि क्रिप्स मिशन ने कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, आप हमें संविधान का प्रारूप तैयार करके दे दीजिए, ड्राफ्ट तैयार करके दे दीजिए, आप अपना प्रॉपर तरीके से सब कुछ कर लीजिए, आपको आज़ाद कर देंगे इतना इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो गांधी जी ने कहा ये एक खराब चेक है, ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो गया है, डूब गया है, पैसा ही नहीं है भुनाने के लिए, तो चेक भुनेगा कैसे? समझ में आ रही बात। कांग्रेस का विरोध कि कांग्रेस समझ चुका था कि अंग्रेज जाने वाला है नहीं, जबरदस्ती हमें युद्ध में धकेल रहा है, फिर युद्ध जीतने के बाद फिर हमारा वही हसर करेगा। मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र की मांग, ये मुस्लिम लीग जो है इसके कारण और नहीं बन पाया सहमति कि भाई जब ये आते हैं क्रिप्स मिशन तो बात करते हैं संविधान तैयार की, तो भाई ये कह रहे हैं कि भाई पहले मेरा हिसाब करो, हमको पहले अलग राष्ट्र के रूप में पहले घोषणा करो, तब जाके बनाना जो करना है। समय की कमी और अस्पष्टता कि भाई युद्ध चल रहा था तो मिशन ने जल्दी निर्णय लेने का दबाव डाला था। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो मिशन आया था क्रिप्स मिशन, बस इसके ऊपर यही अमेरिका ने दबाव डाला था। अमेरिका जो है ब्रिटेन पर दबाव डाला कि आप भारत को शामिल करो। ब्रिटेन ने भारत के जो वायसराय है इस पर प्रेशर डाला कि आप जल्दी से क्या करो और कुछ करके भारत की सेनाओं को, भारत के लोगों को, कांग्रेस को बोलो वो समर्थन दे भारत ब्रिटेन को दूसरा विश्व युद्ध में। तो कांग्रेस समझ चुका था कि भाई इसके पल्ले नहीं पड़ने वाले, ठीक है। तो जल्दी जल्दी निर्णय लेने लगा जिसके दबाव में, जिससे समझौता करना मुश्किल हो गया। तो ये सारा क्वेश्चन आपका था प्यारे बच्चों, हम आपको समझाते हुए ये सारे क्वेश्चन आपको हमने बता दिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आए होंगे। जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं क्रैश कोर्स में, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा क्रैश कोर्स में प्यारे बच्चों। हजारों बच्चे हर साल पढ़ते हैं और पढ़ करके यहाँ से टॉपर बनते हैं। अब मौका आपके पास है, अब मौका आपके हाथ में, आपको क्या करना है ये बताइए, ठीक है। और फी आपका बहुत मिनिमम है, मात्र 299 रुपया। इतना मिनिमम फी आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके प्यारे बच्चों आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आया आपको तो 75 43 044 368 इस नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। इसको सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, एग्जाम बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए समय को गंवाना नहीं है। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।